वर्क। तो इसे दो तीन तरह से डिफाइन किया है हम लोगों ने। एक तो सीधा सीधा डेफिनेशन है, उसमें हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। अभी इंस्टेंटेनियस और एवरेज क्या होता है आपको पता है। इंस्टेंटेनियस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड एवरेज इज ओवर अ इंटरवल ऑफ अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ठीक है। सो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी और डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, राइट। यूनिट इज वॉट, हॉर्स पावर। ठीक है। किलो वॉट आवर, इज इट द यूनिट ऑफ पावर? किलो वॉट आवर किस चीज़ का यूनिट है? किलो वॉट आवर नाम तो सुना है तुम लोगों ने। किलो वॉट आवर इज 1.6 इंटू 10⁶। ओके, दैट इज द एनर्जी पावर ऑफ यूनिट ऑफ एनर्जी। बताता हूँ उसके ऊपर। सो ऊपर वाले फॉर्मूले से हम लोगों ने पावर को एक और तरीके से डिफाइन किया है, और वो है एफ डॉट वी। ठीक है। और इसका मतलब होगा कि फोर्स के डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है उसके बेसिस पे डिफाइन करना। ठीक है। नाउ हियर इज एफ डॉट वी कैसे आता है। तो पावर का बेसिक डेफिनेशन है रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो डी डब्ल्यू को मैंने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखा था। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विल बिकम द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, राइट। देन आई टूक द टू एग्जाम्पल्स, और दोनों में पूछा था कि पावर ऑफ द मोटर, मिनिमम पावर ऑफ द मोटर रिक्वायर्ड फॉर द ब्लॉक टू मूव अप विथ 2 मीटर पर सेकेंड। द आंसर वॉज सेम, क्योंकि अल्टीमेटली मोटर को उस ब्लॉक को 2 मीटर पर सेकेंड से खींचना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ अरेंजमेंट और मैकेनिज्म। ठीक है। सो इसलिए दोनों में पावर सेम आया 200 वॉट का। लेकिन हाँ, सेकेंड वाले केस में जो अमाउंट ऑफ टेंशन चाहिए वो कम चाहिए। ठीक है। जबकि पहले वाले केस में टेंशन ज़्यादा चाहिए था। तो यहाँ से एक कंसेप्ट निकाल के लाए थे हम लोग। ये मिनिमम पावर का मतलब क्या होता है कि जब भी मुझे किसी पर्पस के लिए मोटर इंस्टॉलेशन करना है, तो हम वहाँ पे ना उस मिनिमम पावर से ज़्यादा पावर का मोटर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। जैसे वाटर सप्लाई करने के लिए पंप लगाना हो, ठीक है, या पुली का काम करना हो, या जो व्हीकल्स वगैरह होता है उसमें भी ड्राइव्स होता है। ठीक है। तो उन सब का जो पावर होता है वो मिनिमम से ज़्यादा रखते हैं। होता क्या है उसके बाद कि हम वेरिएबल ड्राइव का कंसेप्ट इसमें रखते हैं, जिससे ये होता है कि जब जितना ज़रूरत होता है उतने के हिसाब से हम पावर सप्लाई कर रहे होते हैं। उससे ज़्यादा पावर सप्लाई करने की ज़रूरत है तो फिर हम और ज़्यादा पावर सप्लाई करेंगे। ठीक है। जैसे ट्रक का एग्जांपल दिया था, तो यू नो दैट अगर कम पावर का ज़रूरत है, जैसे मान लो 1 टन लोडेड था, ठीक है, और इसे 2 मीटर पर सेकेंड से जाना है, और वहीं पे 10 टन लोड कर दूं मैं इसके ऊपर, और फिर भी इसे 2 मीटर पर सेकेंड से जाना है। सो किस केस में रेट ऑफ पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा, या फिर ऐसे समझो किस केस में ऑयल कंजम्पशन ज़्यादा होगा ट्रक में? तो आप बोलोगे कि सेकेंड केस में, क्योंकि ज़्यादा लोड को वो उसी स्पीड से लेके जा रहा है। सो यहाँ पे पावर ज़्यादा चाहिए होगा, है ना। अगर इसमें पावर P1 लग रहा है, नीचे वाले में पावर P2 लग रहा है, देन P2 विल बी मोर देन P1। ठीक है। रेट ऑफ ऑयल कंजम्पशन विल बी हाई इन सेकेंड केस टू डिलीवर द सेम स्पीड टू द कार, बट मास इज मोर, है ना। तो depending on the requirement will supply the power, but motor installed should have more than the minimum requirement. Then we have one definition of efficiency. What is efficiency? It is the amount of work done divided by input energy. जितना कंजम्पशन हो रहा है एनर्जी का, उसका कितना परसेंट ये काम करके दे रहा है कोई भी बॉडी, ठीक है, कोई भी मशीन। तो और रेट ऑफ डूइंग अपॉन रेट ऑफ एनर्जी सप्लाई। ठीक है। 100% इफिशियंट, हालांकि 100% इफिशियंसी कुछ किसी मशीन का होता नहीं है, बट अगर 100% इफिशियंसी है, इसका मतलब ऑल द इनपुट एनर्जी इज बीइंग यूज्ड एज वर्क। ठीक है। दिस इज एन आइडियल सिचुएशन। सो 40% इफिशियंसी का मतलब क्या हुआ, 100 जूल लेगा तो केवल 40 जूल का वर्क करके देगा, बाकी लॉस में चला जाएगा। ठीक है।
दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ इफिशियंसी। नाउ वी टुक सम एग्जांपल्स, और इस एग्जांपल में खास करके मैंने वो क्वेश्चन लिया है जो काफ़ी पॉपुलर रहता है, कांस्टेंट पावर का कंसेप्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इफ द पावर सप्लाइड टू द बॉडी इज कांस्टेंट। ठीक है, सो स्टार्ट पॉइंट यही रहेगा, पावर कांस्टेंट है। सो अगर वेलोसिटी बोल रहा है या डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है, सो इसका मतलब ये है कि मुझे, मतलब ऐसे बैकवर्ड इंटीग्रेशन करें कि क्या पूछा गया है। तो डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी पूछा गया है, तो उसके लिए मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा? फोर्स से आएगा। फोर्स कहाँ पे इन्वॉल्व होगा? तो वो पावर के इक्वेशन में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, सो विल स्टार्ट विथ कि पावर इक्वल्स टू एफ इंटू वी है। एफ के जगह पे मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा है, और एक्सेलरेशन को डी वी अपॉन डी टी करके आगे सिंप्लीफाई करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है। अगर एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन पूछता तो यहाँ पे डी वी अपॉन डी टी के जगह पे आप वी डी वी अपॉन डी एक्स रख करके चलेंगे। ठीक है, सो दिस वाज द इंटीग्रेशन। यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन ये ध्यान रखने के लिए है, ठीक है, कि वेलोसिटी जो होता है ना, रूट टी के प्रोपोर्शनल होता है अगर कांस्टेंट सप्लाई है तो। उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो टी टू द पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये सब तो डायरेक्ट याद रखोगे तो क्वेश्चन आएगा, आप टिक कर सकते हो। बाकी अगर कोई इससे थोड़ा डेविएट होकर के कुछ क्वेश्चन होगा तो मैकेनिज्म यही रहेगा कैलकुलेशन का। देन वी टूक एन एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे तुम लोगों ने बताया था मुझे कि ए को क्या रखना है। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा था कि वेलोसिटी ऑफ द कार एट द इंस्टेंट इज वी, आफ्टर ट्रैवलिंग हाउ मच डिस्टेंस इट बिकम डबल। तो वेलोसिटी डबल हो जाए एक्स के बदलने से, तो फिर टी को लेके आने से ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, बट वो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने सीधा सीधा वी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वेशन में रखा और फिर आगे वर्किंग शुरू कर दिए। ठीक है, इंटीग्रेट करना था। ओके, नेक्स्ट वी हैव पावर ऑफ पंप। ठीक है, पहला केस लेते हैं। ओनली काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड। सिचुएशन ये है, दिस इज अ पंप और ये सप्लाई लाइन हो गया, और ये पीछे रिजर्वॉयर में इनलेट इस पंप का जो है वो रिजर्वॉयर में है जहाँ पे वाटर है। ठीक है, तो यहाँ से वाटर आएगा और यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा व्हेन दिस मोटर स्टार्ट वर्किंग। राइट, नाउ अगर यहाँ पे वाटर का वेलोसिटी क्या है रिजर्वॉयर में, आप खुद सोच के बताओ। सो इट इज़ 0। रिजर्वॉयर में पानी रेस्ट में पड़ा हुआ है, लेकिन पंप आउटलेट से जब निकल रहा होता है तो सपोज करो इसका वेलोसिटी v है, वाटर कमिंग आउट विद द वेलोसिटी ऑफ v। सो इसका मतलब ये हुआ कि 0 से अगर v वेलोसिटी या u वेलोसिटी पे आ रहा है, इट मीन्स द काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग गेन बाय द वाटर। हु इज डूइंग सो ऑन द वाटर? सो इट इज द पंप। सो देयर इज पंप विच इज इम्पार्टिंग काइनेटिक एनर्जी टू द वाटर। ठीक है, और वो भी एक रेट पे होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये एक सब्सटेंस है बस उसमें 0 से u वेलोसिटी देने के बाद बात खत्म हो गया। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो टाइम के साथ तुम्हें लिखना है। कंटिन्यूअस प्रोसेस टाइम के साथ लिखना है, मतलब रेट बताना है, एट व्हाट रेट द काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग इम्पार्टेड। ठीक है, तो देखो फ्लो से रिलेटेड
एक टर्म है जो मैंने न्यूटन्स लॉ में ही डिस्कस कर रखा है तुम लोगों के साथ बिल्कुल शुरू में, और वो है dm अपॉन dt। ये है रेट ऑफ मास फ्लो और इसका फॉर्मूला होता है रो a इंटू यू। और ये सिखाया था तुम लोगों को कि ये क्या है। सो इफ दिस इज अ ट्यूब जिसके अंदर रो डेंसिटी का वाटर, रो डेंसिटी का लिक्विड यू स्पीड से मूव कर रहा हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ए है, ठीक है। तो पॉइंट ये उठा था कि अगर ये ओपनिंग है, यहाँ पे आप खड़े हो जाओगे, आपको देखना है कि 1 सेकेंड में कितना वाटर बाहर निकला है, ठीक है। तो इसे मैंने एग्जांपल से समझाया था कि पहले 2 मीटर पर सेकेंड यू को ले लो, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, तो मैं यहाँ से 1 सेकेंड में कितना लेंथ वाटर का बाहर निकल आएगा, तो 2 मीटर बाहर निकल आएगा, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट को देखो, जैसे इस एंड से 2 मीटर पीछे, सपोज करो ये 2 मीटर पीछे का एक पॉइंट है, तो जब आप यहाँ से देख रहे होगे, ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि ये वाला जो लेयर है वो 1 सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन जो ओपनिंग है वहाँ पे आ जाएगा, और आगे का सिचुएशन ऐसा रहेगा। सो दिस इज द 2 मीटर पर सेकेंड लेंथ केम आउट, ठीक है, आउट इन 1 सेकेंड, ठीक है ना। तो व्हाट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस ए। नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम आउट, दिस इज वॉल्यूम आउट इन 1 सेकेंड, ठीक है ना। सो वॉल्यूम आउट इन 1 सेकेंड इज रिप्रेजेंटेड बाय dv अपॉन dt, ठीक है ना। सो व्हाट इज द वॉल्यूम, आप बोलोगे कि a इंटू 2 का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, तो ये रेट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू यू के जगह पे a इंटू 2 के जगह पे अब हम u लिख दें, क्योंकि u को ही 2 लिया था मैंने समझाने के लिए। सो दिस इज योर वॉल्यूम फ्लो रेट। अच्छा, वॉल्यूम में डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास बनेगा। सो dm अपॉन dt इक्वल्स टू रो टाइम्स dv अपॉन dt कर दो। सो यहाँ से रो a इंटू यू आ जाता है, ठीक है। रो इंटू ए जो है ना वो लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा भी कहलाता है। सो लैम्डा इंटू यू भी लिख सकते हैं, जहाँ पे लैम्डा जो है रो इंटू यू के बराबर है, ठीक है। ये सब समझाया है मैंने तुम लोगों को न्यूटन्स लॉ में। सो अब देखो कैसे वर्कआउट करेंगे। आप क्या करोगे, एक छोटा सा अमाउंट वाटर का लिया dm, ठीक है। तो जो dm अमाउंट है रेड कलर से शो किया मैंने, वो dm यहाँ से निकल के आ रहा है विथ स्पीड u। तो पहले इसका स्पीड 0 था, अब इसका स्पीड u हो गया है। सो हाउ मच इज द एनर्जी गेन बाय दिस स्मॉल मास, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल एलिमेंट, एलिमेंट किसे कहते हैं, जो छोटा सा पार्ट लेते हैं उसे। सो डी के ई इक्वल्स टू हाफ इंटू डी एम इंटू यू स्क्वायर, हाफ एम भी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। नाउ आई विल मल्टीप्लाई, दोनों तरफ रेट में कन्वर्ट करने के लिए दोनों तरफ dt से डिवाइड कर देंगे। रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी imparted by pump to water और लिक्विड। वाटर बोलेंगे तो डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा, उसे ही रो ले रहे हैं। अदरवाइज कोई भी लिक्विड हो उसके लिए हम डेंसिटी रो लेंगे, ठीक है। सो रेट का मतलब हमेशा आप जानते हो डी के अपॉन डी टी होता है। सो इसका मतलब दूसरे तरफ भी मुझे डी टी से डिवाइड करना है, तो डी एम अपॉन डी टी इंटू यू स्क्वायर। अभी सारा मास जो निकल रहा है ना, सबका u, सबका स्पीड फाइनली u है। सो u एक कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल क्या है वहाँ पे, मास ही वेरिएबल है। सो नाउ dm अपॉन dt
एक फ्लो को लेकर के क्या लिखेंगे, ऊपर लिखा हुआ है, सो हाफ रो ए यू इंटू होल क्यूब हो जाएगा क्या, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. Rate of kinetic energy imparted by a pump is half rho a u cube. ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे. एंड दिस इज योर पावर ऑफ पंप. ठीक है, सो पावर इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी क्यूब. कई जगह पे क्वेश्चन में आप देखोगे कि सीधा सीधा वेलोसिटी क्यूब है, इसका मतलब आप समझ जाना कि वो पावर से रिलेटेड टर्म है. अगर फोर्स होगा ना तो वो वेलोसिटी का स्क्वायर होगा. फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर. ठीक है, F इक्वल्स टू रो ए इंटू यू स्क्वायर, या फिर F इक्वल्स टू लैम्डा इंटू यू स्क्वायर. ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है तुम लोगों ने, न्यूटन्स लॉ में सिखाया तुम लोग को. सो नाउ टेल मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन दिस. मैं फिर से रखता हूँ सारा पॉइंट्स को सामने कि क्या हो रहा है. द पॉइंट इज पंप चल रहा है, वाटर बाहर आ रहा है ना. सो जो वाटर रेस्ट में था, अगर वाटर पहले से कुछ स्पीड पे रहता तो उस स्पीड से ये स्पीड बढ़ गया होता, आउटलेट स्पीड. तो उस केस में आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से केवल एक ही जगह पे फ़र्क आना है, और वो आना है यू स्क्वायर वाले पे. ठीक है, नाउ अभी के केस में सिंपल रखने के लिए हमने इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाटर को जीरो ले रखा है. तो आगे कैसे करेंगे देख लो. हमने वर्क किया है, और यही स्टाइल आप भी अडॉप्ट करो. एक छोटा सा मास dm जो जीरो पे था वो बाहर निकला तो यू स्पीड हो गया है. ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द स्मॉल एलिमेंट विल बी रिटन एज डी के ई इक्वल्स टू हाफ इंटू डी एम इंटू यू स्क्वायर. अगर मुझे रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो मैं दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दूंगा. ठीक है, सो टाइम से डिवाइड करने पे ये आ जाएगा हाफ रो इंटू ए क्यूब, ए यू क्यूब. एंड दिस डी के अपॉन डी टी, आखिर ये कहाँ से आ रहा है, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द वाटर. सो इट इज़ कमिंग फ्रॉम द पंप इट सेल्फ. सो पावर ऑफ द पंप फॉर द टाइम बीइंग इज हाफ रो ए यू क्यूब. सो पावर इन जनरल इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी क्यूब ऑफ द फ्लूइड. ठीक है ना. अब याद रखना, ये फ्लूइड में यहाँ पे वाटर है, हम एयर भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, देखो जो किचन में एग्जॉस्ट फैन होता है वहाँ पे भी यही कंसेप्ट यूज़ होता है. So only situation is different, but the concept is same. So what is the scene there? ये आपका एग्जॉस्ट फैन है. ठीक है, इस साइड एयर मॉलिक्यूल से किचन के अंदर, वहाँ पे जो एयर है उसका स्पीड ना के बराबर है. ठीक है, लेकिन दूसरे साइड जब एयर निकल रहा होता है तो उस एयर में वेलोसिटी होता है. ये बात आप जानते हो. ठीक है, सो इनिशियल वेलोसिटी विल बी टेकन एज जीरो. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी विल बी टेकन एज यू. ओके, देन व्हाट इज द पावर ऑफ द पंप इफ डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज ऑफ द फ्लूइड मीन्स गैस एयर इज रो. तो आप बोलेंगे पावर ऑफ एग्जॉस्ट फैन इक्वल्स टू हाफ रो ए इंटू यू क्यूब. जहाँ पे ए क्या है, तो ए फैन का क्रॉस सेक्शनल एरिया है. ठीक है, जेई में क्वेश्चन आ रखा है विंड मिल को लेकर के. यू नो दैट विंड मिल. ठीक है ना, तो ये रोटेट कर रहा होता है, तो विंड मिल को लेकर के यही क्वेश्चन आ रखा है. ठीक है,
कि कितना एनर्जी यहाँ से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विंड मिल का काम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर is converted into electrical energy, right? तो क्वेश्चन यही था कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल आउटपुट इफ इफिशिएंसी इज 60% और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगा कितना, तो इलेक्ट्रिक पावर, या ऐसे समझ लो, देखो इसमें क्या होता है कि उल्टा प्रोसेस है, राइट। इसमें विंड जो होता है वो v वेलोसिटी से टकरा रहा होता है, u वेलोसिटी से टकरा रहा होता है, जिसके वजह से फिन्स चलना शुरू करता है, राइट। ऊपर वाले केस का उल्टा प्रोसेस है, थर्ड केस, सेकेंड केस का उल्टा है। सेकेंड केस में इलेक्ट्रिक सप्लाई से मैकेनिकल एनर्जी आ रहा है एयर में, लेकिन थर्ड केस में जो नेचुरल मैकेनिकल एनर्जी है विंड का, दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो उल्टा प्रोसेस में क्या हो रहा है कि विंड जो है वो u स्पीड से आकर के फिन्स को टकरा रहा है। ठीक है, नाउ सो रेट ऑफ, अगर ये अज्यूम किया जाए कि जो विंड है वो टकराने के बाद जीरो वेलोसिटी पे हो जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन में सारा डिस्क्रिप्शन रहेगा, इस बात को ध्यान रखोगे। ठीक है, क्वेश्चन लंबा चौड़ा सा लिखा हुआ रहेगा क्योंकि उसमें अजम्पशन सिचुएशन को एक्सप्लेन करना रहता है, बट उसका सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल रहता है। सो यूजुअली बड़े लेंथ ऑफ क्वेश्चन को देख करके हम छोड़ देते हैं, कितना बड़ा क्वेश्चन मतलब मुश्किल ही होगा, वैसा नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड का मतलब देना होता है, ठीक है ना। इम्पार्टेड ऑन फैन इक्वल्स टू हाफ रो ए इंटू यू क्यूब। अभी ए क्या है वो आपको पता होगा, ए विल बी टेकन एज दिस कंप्लीट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ब्लेड। ठीक है, तो नाउ अगर इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए और कह रहा है कि इसका इफिशिएंसी 60% ही है, ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल्स टू इफिशिएंसी इंटू हाफ रो ए यू क्यूब। ठीक है ना, जैसे 60% है तो यहाँ पे 0.6 रख दोगे इफिशिएंसी के जगह पे। चलो देखो और मुझे बताओ, एनीथिंग यू हैव टू आस्क नाउ। मैंने तो कनेक्ट कर दिया है, एक सिचुएशन को एक्सप्लेन किया है और मैंने कनेक्ट किया है दो और सिचुएशंस को इसके साथ। इसके अलावा कहीं भी ऐसा सिचुएशन होगा, नाउ यू कैन कनेक्ट। ठीक है, बीट लिक्विड और फ्लूइड और एयर। ठीक है, फॉर्मूला याद रखने का जरूरत है। यूजुअली क्वेश्चन जो मैंने देखा है वो पावर वेलोसिटी क्यूब से रिलेटेड आता है क्वेश्चन, लेकिन डेरिवेशन तुम्हें समझना है कैसे आया ये चीज़, ये समझोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो, फिर इसके बाद सोच पाओगे। सो मूविंग अहेड, नेक्स्ट पॉइंट इन द सेम डिस्कशन कि पानी को मुझे कुछ हाइट पे ले जाना है। ठीक है, केस नंबर 2 है हमारा। दिस द वाटर रिजर्वायर, जहाँ पे वाटर रेस्ट में है। ठीक है, अब अगर एक पर्टिकुलर हाइट पे, h हाइट पे मान लो पानी को भरना है तुम्हें,
तो भरना है मतलब एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. वाटर इज फ्लोइंग इनटू द टैंक, राइट, विथ सर्टेन वेलोसिटी यू. तो सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लो, एक समय के लिए अगर हाइट को भूल जाओ तो पंप का एक कंट्रीब्यूशन जो है वो जीरो वेलोसिटी से यू वेलोसिटी तक देने में तो है ना. मतलब ये वाला फैक्टर तो है, हाफ रो ए इंटू यू स्क्वायर यू क्यूब. दिस फैक्टर इज ऑलरेडी देयर फॉर द पंप टू द वाटर, राइट, क्योंकि फ्लो तो कुछ ना कुछ रहना ही है. ठीक है. अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी वाले पार्ट पे, पोटेंशियल एनर्जी वाले पार्ट पे. तो क्योंकि इस केस में वाटर एच हाइट तक पहुंच रहा है, तो फिर से वैसे ही वर्कआउट करो. टेक अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास डी एम, इनफैक्ट यहाँ नीचे ले लो, और इस डी एम को कहाँ उठा करके रखा गया है, एच हाइट पे ले जाके रखा गया है, मतलब पहुंचाया जा रहा है. सो इस डी एम मास को एच हाइट तक अगर ले जाएंगे, देन देयर वुड बी वर्क डन और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना. यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट कौन है, तो पंप है, जो इस मास को डीएम हाइट को उठा कर डीएम मास को उठा करके एच हाइट तक पहुँचा रहा है. ठीक है. सो वर्क डन बाय पंप इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डीएम. ठीक है. सो आई कैन से डी डब्ल्यू इक्वल्स टू डी पी ई इक्वल्स टू डी एम इंटू जी इंटू एच, डी एम इंटू जी इंटू एच, राइट, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. एक मास को केवल उठा के नहीं लेकर के रख दिया है, इसके बाद पीछे से दूसरा मास तीसरा मास सब आता जा रहा है, लगातार फ्लो है ना फ्लूइड का, इसलिए यहाँ पे रेट लेना पड़ेगा. सो रेट ऑफ potential energy imparted equals to what? It is पहले डी पी ई लिख दूँ, तो डी पी ई इक्वल्स टू एम इंटू ए इंटू एच. अब रेट का बात बोल रहे हैं तो डी टी से डिवाइड कर देने का. रेट बोलने का मतलब फ्लो. ठीक है. अभी डी एम अपॉन डी टी तुम्हें पता है क्या लिखना है, रो इंटू ए इंटू यू इंटू जी इंटू एच, एंड दिस इज द रेट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इम्पार्टेड. ठीक है. सो व्हेन आई से टोटल पावर ऑफ पंप, टोटल पावर ऑफ पंप, क्या क्या इम्पार्ट कर रहा है ये पंप, बताओ. इस केस में ये पंप वाटर को कौन कौन सा एनर्जी इम्पार्ट कर रहा है. सो देर इज पोटेंशियल एनर्जी एंड देर इज काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो. हाउ सो स्मॉल इट इज, कितना भी छोटा हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी रहेगा ही रहेगा. ठीक है. एंड देयरफॉर आप बोलेंगे डी पी ई अपॉन डी टी प्लस डी के ई अपॉन डी टी योग. And therefore power of pump equals to rho g h u a plus half rho a u q. This is your final formula. ठीक है. और ये बात जरूर याद रखना कि इसमें जो मास है वो कितने हाइट पे पहुंच रहा है, एच हाइट पे पहुंच रहा है. एच हाइट पे टैंक लगा रखा है, तो सारा मास वहीं जाके एक्यूमुलेट हो जा रहा है. ठीक है. तत्वों में क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, और वो क्वेश्चन इस तरह का है. Find average power
imparted to rope if lifted to height h and its speed is u. Initially, rope lying on table. So this is table और ये रोप है जो टेबल पे पहले पड़ा हुआ था, ठीक है। और इसके एक एंड को यहाँ से हम पकड़ करके ऊपर पुल कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? रोप है, रोप का एक एंड को पकड़ा तुमने और इसे ऊपर उठाना शुरू कर दिया, राइट? सो व्हाट यू फाइंड आफ्टर सम टाइम द रोप विल बी लाइक दिस, ठीक है, एंड इट इज बीइंग पुल्ड विद द स्पीड u, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में, u से। तो आपको पता है ना कि रोप का एक पॉइंट अगर u से चल रहा है, इसका मतलब रोप का हर पॉइंट u से चल रहा है, ठीक है। एंड द लेंथ विच हैज़ बीन लिफ्टेड इज h हाइट, h लेंथ जो है वो उठाया जा चुका है। सो व्हाट इज द एवरेज पावर डिलीवर्ड सो फार? इस प्रोसेस को करने में कितना एनर्जी, कितना वर्क डन पर सेकेंड करना पड़ा, इसका मतलब ये है एवरेज पावर इम्पार्टेड का मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑन एन एवरेज, ठीक है। व्हाट एल्स इंफॉर्मेशन इज गिवन? सो लैम्डा दे रखा है, लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ। सबको पता है ये बात कि लैम्डा इक्वल्स टू रो इंटू ए होता है, क्योंकि रो का मतलब क्या होता है? रो का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया यह कैंसिल हो जाए तो मास अपॉन लेंथ आ जाएगा, ठीक है। सो इसलिए जहाँ पे आप रो इंटू ए देख रहे होगे वहाँ पे लैम्डा से रिप्लेस करना है। सो दिस इज माई क्वेश्चन and now I put the complete discussion on the screen. Yes, करके बताओ। करके बताओ। देखो तनवीर, सब लोग देखो। शशांक, यस सर। देखो ऊपर का भी डिस्क्रिप्शन है ना स्क्रीन पे लिखा हुआ, समझने का कोशिश करो क्या हो रहा है यहाँ पे। आप चाहो तो ऊपर वाले सिचुएशन को पहले आराम से देखो। प्रथमेश, सब लोग ध्यान से देखो ऊपर। इट वॉज द पंप विच इम्पार्टिंग टू टाइप ऑफ एनर्जी टू द वाटर। वन इज पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज हाइट इज देयर, एंड अदर इज काइनेटिक एनर्जी। अगर हाइट नहीं होता तो एच को जीरो कर देना, ठीक है। तो उसी तरह से एक रोप पड़ा हुआ था टेबल पे, आपने उसे उठाना शुरू किया, तो क्योंकि हाइट गेन हो रहा है तो देयर इज गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो, और यू स्पीड से चल रहा है तो पूरा का पूरा रोप जो है वो यू स्पीड से चल रहा है अभी।
सो देर इज गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो, बिकॉज पहले तो रेस्ट में पड़ा हुआ था टेबल पे. सो व्हाट इज द एवरेज पावर इम्पार्टेड टू द रोप? देखिए, एक सेकेंड में आ रहा हूँ. हाँ, यस बेटा. आप पहले इधर आओ. क्यों? यस, कोई बताएगा? यस, शांतनु, कम अप. यस जो सर। जो लेंथ है ना, मुझे बताओ कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड सो फार. चलो अलग अलग बात करते हैं. डी के अपॉन डी टी कितना है अभी? हाफ M/L/U3। हाफ रो ए यू क्यूब, क्योंकि मेथड ऑफ कैलकुलेशन वही रहेगा. तो यहाँ पे हाफ लैम्डा इंटू यू क्यूब लिखोगे क्या? यस सर। रो इंटू ए लैम्डा हो जाता है, ये बात समझाया है अभी अभी. वही एम अपॉन एल. अच्छा, ये तुमने यही बोला है, राइट. नाउ कम टू द पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी में मैं क्या कह रहा हूँ ना, कि आप देखो ऊपर वाले केस में जो भी मास था सब मास को एच हाइट पे ले जा करके रख रहे थे, ठीक है ना, कंटेनर में जो रख रहे थे एच हाइट का. तो इसलिए यहाँ पे एच आया है. अभी के केस में अगर देखो तो क्या सारा मास एच हाइट पे पहुंच चुका है क्या? नो सर। क्वेश्चन ये था कि व्हेन एच हाइट इज रेज्ड, व्हेन लिफ्टेड टू एच हाइट, तो एच हाइट तक लिफ्ट करने पे ना सारा का सारा एलिमेंट एच हाइट पे नहीं है. कुछ अभी बिल्कुल नीचे ग्राउंड के करीब है, ठीक है, और कुछ ऊपर की ओर है. सबको समझ में आ रहा है? ये मैंने अलग अलग सेक्शन समझाया कि अलग अलग हाइट पे है ये एलिमेंट, ठीक है. तो मुझे ये बताओ कि इस तरह का केस होगा तो हम कैसे पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं? dm/dt। सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से, राइट. ठीक है ना. अगर एच हाइट का रॉड था तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका क्या था? सेंटर ऑफ मास. मतलब ऑन एन एवरेज ये जो पूरा वायर है एच हाइट का, उसे आप मान सकते हो कि एच हाइट तक, h/2 हाइट तक राइज हुआ है. क्या ये बात समझ में आ रहा है? अदरवाइज यू हैव टू गो ऑन इंटीग्रेशन, ठीक है. तो हम क्या मान लेंगे कि ये जो पूरा मास है वो h/2 हाइट तक चला गया है, ठीक है. तो इन वन सेंस सारा मास को h/2 हाइट पे हम ले जा करके रख रहे थे, ठीक है. सो व्हाट इज द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी रेट? तो ऊपर फॉर्मूला है, बस ऊपर वाले फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है. बता दो मुझे क्या करेंगे. रो इंटू ए के जगह तो लैम्डा लेंगे, u रहेगा, h रहे सॉरी g रहेगा. h के जगह क्या लिखेंगे? h/2। h/2 h/2। लिखेंगे. दैट्स इट, ठीक है. एंड दिस इज वी हैव डन. एंड देयरफॉर एवरेज पावर इम्पार्टेड is equals to total of kinetic energy plus potential energy rate.
ठीक है, ये एवरेज क्यों है, तो बताता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, हाफ लैम्डा इंटू यू क्यूब प्लस रो लैम्डा यू जी इंटू एच बाई टू, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये तत्व में क्वेश्चन दे रखा है, आप देखेंगे इसको। ओके, इसमें क्या कह रहा था कि ये एवरेज क्यों है, तो देखो, जब आप खुद ही सोचो ना, उठाओगे, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि यू वेलोसिटी आप कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर रहे होगे। हो सकता है शुरू में धीरे धीरे उठा रहे होगे, यू से कम स्पीड रहा होगा, बाद में यू से कम स्पीड हो गया हो, ज़्यादा स्पीड हो चुका होगा, फिर किसी इंस्टेंट पे यू दिख रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म टाइप ऑफ मोशन रहा होगा, एंड यू डोंट नो कि वो कैसा रहा होगा, इसलिए ऑन एन एवरेज बात कर रहे हैं। एवरेज कैसे हम बात करते हैं, जो अभी है उसके बेसिस पे बात कर रहे हैं, बीच में क्या हुआ नहीं पता लगा मुझे। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म रहा होगा तब भी यही रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपको पता है एवरेज में यूनिफॉर्म अगर है, उसका एवरेज करोगे तो सेम रिजल्ट आ जाएगा। एक क्लास, एक 3 सेक्शन है, 50 50 50, 3 सेक्शन है ए बी सी, तीनों में 50 50 50 स्टूडेंट्स हैं। व्हाट इज द एवरेज स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर सेक्शन, तो आंसर आएगा 50, है ना। तो जब यूनिफॉर्म रहता है तब तो कोई इशू है ही नहीं, नॉन यूनिफॉर्म रहता है तो हम एवरेज बनाते हैं उसका। ठीक है, सो इसीलिए वर्ड एवरेज यूज़ किया गया है, अदरवाइज और कोई इशू नहीं है। ठीक है, हो सकता है तेज़ी से शुरू में ज़्यादा हाइट उठा लिया हो, ठीक है, और बाद में फिर धीरे धीरे हम उस हाइट को कम कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। सो जैसा भी प्रोसेस रहा होगा उससे इंडिपेंडेंट करने के लिए इसे हमने एवरेज कर दिया है। ठीक है, अटेंडेंस काफ़ी बच्चों ने अभी तक लगाया नहीं है, अटेंडेंस लगा लो। सो चलिए एक और क्वेश्चन इस पे दिखाता हूँ। फाइंड पावर delivered to belt this is a conveyor belt given और एक साइड में मान लो मोटर लगा हुआ है, यहाँ पे हमने मोटर लगा रखा है, ड्राइवर मोटर ड्राइव यहाँ पे लगा रखा है, जो कि इस बेल्ट को मूव करा रहा है इस तरह से, कितनी स्पीड पे, तो 5 मीटर पर सेकेंड पे। अब हम क्या करने लगे, इस पे मास रखना शुरू किया हम लोगों ने। ठीक है, द रेट एट विच द मास इज बीइंग प्लेस्ड इज गिवन एज 10 किलोग्राम पर सेकेंड, एक सेकेंड में 10 किलोग्राम हम इस पे रख दे रहे हैं कन्वेयर बेल्ट पे। ठीक है, ऑब्वियसली जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे ड्राइव के ऊपर, मोटर ड्राइव के ऊपर फोर्स लगाने का भी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी मेंटेन करना है, कितना मेंटेन करना है, मेंटेन 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो इसके वजह से देखो, अगर मास बढ़ाएंगे ना तो स्पीड कम होने लगेगा, स्पीड कम होने लगेगा तो उसे मेंटेन करने के लिए ना ड्राइव को और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, और इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि हाउ मच पावर टू बी डिलीवर्ड बाय द मोटर टू मेंटेन 5 मीटर पर सेकेंड। चलो बताओ। ये ऊपर जो केस है वैसा तो नहीं है, लेकिन आप बेसिक्स पे चले जाओ तो आपको समझ में आएगा कि करना क्या है।
तिलक राज, Yes, sir. मुझे बताओ व्हाट फोर्स शुड बी डिलीवर्ड, फोर्स कितना लगाना पड़ेगा अगर मास बढ़ रहा है तो? एक फॉर्मूला है इस तरह का केसेस को लेकर के, वो फॉर्मूला क्या है? दैट फोर्स इज कॉल्ड थ्रस्ट फोर्स। याद आ रहा है? डी एम अपॉन डी टी इंटू वी, वी रिलेटिव इंटू डी एम अपॉन डी टी होता है। ठीक है, याद आ रहा है? तो यहाँ पे ये 5 है और ये 10 है, सो दिस इज 50 न्यूटन। ठीक है ना, पावर का डेफिनेशन बताओ फोर्स के टर्म में तिलक। फोर्स इंटू वेलोसिटी, यही होता है ना? और Yes, sir. वेरिएबल कुछ है नहीं इसमें, इसमें कुछ भी वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो कांस्टेंट फोर्स चाहिए मुझे। अच्छा, जिधर वेलोसिटी है उधर ही फोर्स लगाना पड़ेगा, इसलिए डॉट प्रोडक्ट यहाँ से सीधा सीधा cos 0 1 कर देंगे, तो F इंटू वी। तो फोर्स है 50 न्यूटन का और वेलोसिटी कितना चाहिए? 5 मीटर पर सेकेंड का, सो 250 वॉट। दिस इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन, लेकिन समझना है, समझोगे तभी तो कि हो क्या रहा है इसमें। देख लो एक बार, फिर से देख लो। वेट बढ़ रहा है सिस्टम के ऊपर, तो फोर्स ज़्यादा चाहिए 5 मीटर पर सेकेंड को मेंटेन करने के लिए। ठीक है ना, उस फोर्स को डिलीवर कौन करेगा? तो मोटर ही डिलीवर करेगा। ठीक है, सेंसर लगा रहता है जो देखता है कि जैसे ही वेलोसिटी इसका कम हो रहा होता है, मोटर फिर से पावर अपना बढ़ा देगा ताकि फोर्स लगना शुरू हो जाए, और फोर्स लगेगा तो जो कम हो रहा था 5 मीटर से स्पीड, वो स्पीड मेंटेन होना शुरू हो जाता है ना? ये ऑटोमेशन सिस्टम में ऐसा किया जाता है कि एक सेट पॉइंट होता है, सेट पॉइंट पे हम लगा देते हैं 5 मीटर पर सेकेंड का सेट पॉइंट। ठीक है, जहाँ पे सेट पॉइंट से नीचे जाता है वेलोसिटी, तो ऑटोमेटिकली फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। अभी कभी फोर्स लगने से मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा स्पीड होने लगे, तो ऑटोमेटिकली मोटर का पावर रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा ताकि वापस 5 मीटर पर सेकेंड पे आ जाए। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस ऑटोमेशन का एक फंक्शन पार्ट होता है। ठीक है, सो फार वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। क्या क्या डिस्कस किया है इस पूरे चैप्टर में? तो वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स जो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, नॉन कंजर्वेटिव वो जो पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है ना? उसके बाद नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर बात किया था, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो दिस वाज ऑल। अब इस चैप्टर का यूटिलिटी क्या था? तो अगेन दिस इज गोइंग टू गिव यू वन मोर मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, like you have to find out acceleration, velocity, displacement. You can find using this concept also. What is the advantage of this over the Newton's law? So we don't need direction or path in these cases, right? वर्क एनर्जी में हमें डायरेक्शन या पाथ नहीं चाहिए होता है, केवल इनिशियल एंड पोजीशन, फाइनल पोजीशन चाहिए होता है। यस, इनिशियल और फाइनल पोजीशन का डायरेक्शन चाहिए, उसके बीच में वो कैसे चल रहा था पार्टिकल, वो मुझे नहीं चाहिए। लेकिन फोर्स मेथड पे जाओगे तो वो भी चाहिए होता है। सो मैंने बताया था तुम्हें कि बाय डूइंग मोर प्रॉब्लम्स यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन टू अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम एंड व्हेन टू अप्लाई काइनेमेटिक्स और न्यूटन्स लॉ। जैसे एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, ठीक है? मतलब पहले भी क्वेश्चन बनाया है तुमने। एक क्वेश्चन था, अब इससे हट रहे हैं, ठीक है? पावर कंप्लीट हो चुका है, अब मैं जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन पहले पढ़ा है कहीं पे, वन प्लैंक रिड्यूस स्पीड टू speed by v by 20, then
हाउ मेनी planks required to stop the bullet. बनाया है ऐसा क्वेश्चन। एक वुडन प्लैंक है जिसका थिकनेस x है, दे नहीं रखा है, ठीक है, लेकिन ये बुलेट जो है अगर वो v से आ रहा था तो दूसरे तरफ 19v/20 से निकल रहा है, क्योंकि रिड्यूस्ड बाई v/20, तो v माइनस v/20 इतना से रिड्यूस हो गया है, तो बचा हुआ कितना रह गया 19v/20। सो इतने से ये बुलेट निकल के जा रहा है। तो क्योंकि एक प्लैंक वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है, तो कितने सारे ऐसे प्लैंक मैं लगा दूं ताकि फाइनली जो बुलेट है ना उसका स्पीड 0 हो जाए, मतलब बुलेट रुक जाए। ऐसा बहुत सारा प्लैंक अगर लगा देंगे तो ऐसा होगा, ठीक है। तो एक मेथड है इसे सॉल्व करने का, काइनेमेटिक्स। और वो काइनेमेटिक्स क्या है वो देखो। क्यों रिड्यूस हुआ? क्योंकि वुड जो था ना वो उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था, मतलब एक रिटार्डेशन दे रहा था, ठीक है। और ये जो फोर्स है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे केवल डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं v² = u² + 2as। तो फाइनल वेलोसिटी है 19v/20 होल स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी है v² माइनस 2 × a × x। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फॉर वन प्लैंक, मान लो कि n प्लैंक्स चाहिए, ठीक है। सो फॉर n प्लैंक्स अगर होगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, 0² सेम वही फॉर्मूला फिर से यूज करना है। (0² v² माइनस 2a, क्योंकि सबका एक्सेलरेशन उतना ही रहेगा या रिटार्डेशन, इसलिए a ही यूज करेंगे। लेकिन प्लैंक n है तो थिकनेस n × x हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन से a को एलिमिनेट करना है, सिंपल, ठीक है। तो हम सॉल्व करने चले जाएंगे और यहाँ से हम n निकाल लेंगे, ठीक है। चलो कर लेते हैं इसको। सो 2ax = v² माइनस 19v² / 20, ऐसा। सो इट इज 20² माइनस 19² / v² / 20², और ये आ जाएगा 39v² / 20², ठीक है। नीचे में आ जाएगा 2ax और n = v²। सीधा सीधा दोनों को डिवाइड कर दूं मैं, तो n बराबर आ जाएगा 20² / 39, अप्रॉक्सीमेटली 20 प्लैंक्स, अप्रॉक्सीमेटली 20 से ज़्यादा ही आएगा, 21 प्लैंक्स, ठीक है। ये 20 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। (400/39) ओके, 10.25 आ रहा है, सॉरी 10.25 आ रहा है। सो 10.25 को अप्रॉक्सीमेटली कितना प्लैंक बोलोगे, 10 प्लैंक्स पूरा पूरा पार हो जा रहा है, ठीक है, निकल जा रहा है। और 0.25 जो लास्ट वाला प्लैंक है उसमें 0.25, मतलब 11th प्लैंक में 0.25 वो पेनिट्रेट कर पा रहा है। सो हम कहेंगे कि n = 11 प्लैंक्स चाहिए मुझे इसे रोकने के लिए, ठीक है। नाउ अगर इसी चीज़ को हम वर्क एनर्जी थ्योरम से करें तो भी हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज दैट? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है?
इक्वेशन सेम ही आएगा। फॉर वन प्लैंक work done by Planck 1 equals to change in kinetic energy. So final kinetic energy minus initial kinetic energy. So final kinetic energy is half into m into 19v by 20 का स्क्वायर minus 1/2 m into v स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। फॉर n प्लैंक क्या लिखोगे? वर्क डन बाय n प्लैंक्स। तो एक प्लैंक का वर्क डन अगर W है तो टोटल वर्क डन बाय n प्लैंक्स विल बी n इंटू डेल्टा W। दिस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में फाइनल 0, इनिशियल हाफ mv स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, ऊपर और नीचे वाले को। सो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। ठीक है, सो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? n इक्वल्स टू डेल्टा W डिवाइड हो जाएगा दोनों में। ऊपर में हाफ एम भी स्क्वायर है तो हाफ एम भी कैंसिल आउट हो जाएगा, v स्क्वायर ऊपर आएगा। ठीक है, माइनस साइन एडजस्ट हो जाएगा और नीचे में आएगा v स्क्वायर 1 माइनस 19 का स्क्वायर अपॉन 20 का स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे हम तो वही रिजल्ट आ जाएगा, 400 डिवाइडेड बाय 39 आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 11 प्लैंक्स। सो यहाँ पे जस्ट मैंने तुम्हें समझाया कि कैसे काइनेमेटिक्स से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं और वर्क एनर्जी थ्योरम से भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स शायद यहाँ बराबर रह गया हो। ठीक है, तो दोनों मेथड आना चाहिए। सो हियर इज वन क्वेश्चन फॉर यू। फाइंड relation of mu and theta if block start from A and stops at C given half of inclined plane is smooth and other half is rough. Situation given here is this is an inclined plane. इसका आधा हिस्सा जो है वो रफ है, नीचे वाला, और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है। एक ब्लॉक को टॉप से छोड़ रहे हैं ए से और वो सी पे आकर के रुक जाता है, ऐसा कह रहा है। ठीक है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। इट स्टार्ट फ्रॉम ए एंड स्टॉप एट सी। ठीक है, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन म्यू एंड थीटा? चलो देखें, आप लोग सॉल्व करो इसे। कॉल दिस पॉइंट एज बी। याद रखना हाफ हाफ है, हाफ पार्ट स्मूथ है, हाफ पार्ट रफ है। या कोई अप्रोच भी बता दे मुझे कि कैसे वर्कआउट करना चाहिए। मानव, यू आर इनटू द क्लासरूम। सर म्यू इक्वल्स टू 2 tan थीटा। म्यू इक्वल्स टू 2 tan थीटा कैसे किया शांतनु?
सर पहले अपर हाफ पे वर्क किया, उसका बी स्क्वायर निकाला, मतलब फाइनल वेलोसिटी, और फिर यस, नीचे फाइनल हाफ पे। वेलोसिटी तुमने बी पे निकाला। हाँ, या, गुड। और फिर वो सेकंड वाले केस में इनिशियल हो गया, तो यस, राइट। तो सेकेंड वाले केस के लिए वी बी जो होगा वो इनिशियल वेलोसिटी के जैसा वर्क करेगा। फिर से वही फॉर्मूला, फॉर्मूला इज वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 AD, है ना। और रिटार्डेशन यूज़ करके हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। बट तुमने इसमें रिटार्डेशन के लिए अपवर्ड एक्सेलरेशन लिया है। सर रिटार्डेशन के केस में हाँ, मतलब नहीं, ऊपर से ही स्टार्ट किया। एक्सेलरेशन क्या लिया सेकेंड पार्ट में? जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। और उसके आगे प्लस ही रखा तुमने। किधर सर? जहाँ पे 2A एक्स रखा हाँ, होगा ना ए यस की सर, जगह पे। यस सर, हाँ, तो यस देखो सर, प्लस। अभी यहाँ पे क्या हुआ, तुमने फॉर्मूला तो यूज़ किया है बट तुमने वो शायद सिचुएशन को विजुअलाइज नहीं किया। मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि ये रुकेगा क्यों, सी पे इसलिए रुकेगा क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर रहेगा और डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर है। तो यूजुअली ऐसे केस में आपको माइनस साइन यूज़ करना होता है, राइट। यस। लेकिन तुम्हारा फिर भी कैलकुलेशन सही हो गया है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि जाने अनजाने में ही हम सही कर जाते हैं। तो तुम्हारा कैलकुलेशन फिर भी सही हो गया है, क्योंकि अगर ऊपर एक्सेलरेशन शो करोगे इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स का रिटार्डेशन ज़्यादा है कंपेयरिंग टू जी साइन थीटा। तो जो ए आएगा ना वो आ जाएगा म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा, ठीक है। जबकि तुमने क्या किया है, नीचे ही एक्सेलरेशन ले लिया है, तो इसका उल्टा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा हो जाएगा, एंड ऑल जो भी है, ठीक है। तो ठीक है, वो एक मेथड है। सब लोगों ने सुना इस बात को ना कि काइनेमेटिक्स इज़ वन मेथड जिसमें हम एक्स और एक्स ये दोनों को ले लेते हैं, इक्वल है इसलिए एक्स इज द अपर हाफ एंड एक्स इज द लोअर हाफ। और फिर अपर हाफ से इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेंगे वी बी पे, और फिर सेकेंड हाफ में हम वर्कआउट करेंगे, ठीक है। अब देखो वर्क एनर्जी थ्योरम से लेकिन हम इसे सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, इसलिए वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। बाय वर्क एनर्जी थ्योरम कहाँ से कहाँ तक में लगाओगे, तो ए से लेके सीधा सी तक में लगाओगे। एक बार सोच लो कौन कौन सा फोर्स इन्वॉल्व है। एम जी इन्वॉल्व है, फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, और थर्ड वन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कोई यूज़ नहीं है ऐसे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का, तो नहीं भी लिखूँ तो चलेगा, ठीक है। एम जी इन्वॉल्व है और फ्रिक्शन इन्वॉल्व है मेनली, ठीक है। सो व्हाट डज वर्क एनर्जी थ्योरम सेज, वर्क डन बाय एम जी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट इज द वर्क डन बाय एम जी इन द फिगर ए से सी के लिए। तो आप बोलोगे कि थ्रू आउट एम जी किधर लग रहा था, नीचे लग रहा था। तो इस वर्टिकल लाइन का डिस्प्लेसमेंट कितना है ए से सी पे आते समय, सो ये है 2x साइन थीटा, एम आई राइट। वर्टिकल हाइट ऑफ द ब्लॉक इज 2x साइन थीटा। सो हम लिखेंगे एम जी इंटू 2x साइन थीटा विथ प्लस साइन, क्योंकि जिधर फोर्स है नीचे उधर ही डिस्प्लेसमेंट भी है। नाउ कमिंग टू द फ्रिक्शन, सो फ्रिक्शन के केस में माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट एक्स, सी द फिगर। पीछे की ओर फ्रिक्शन है, डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर है एक्स यूनिट का, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि ए पे भी जीरो है और सी पे भी जीरो है, एंड देयरफॉर नाउ आई कैन सिंप्लीफाई इट। So mg into 2x sin theta equals to mu mg into cos theta. mg and mg कैंसिल आउट हो रहे हैं, x x भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 tan theta equals to mu आ जा रहा है, एंड दिस इज व्हाट वी हैव बीन आस्किंग फॉर। तो काइनेमेटिक्स मेथड सबने सुन लिया, ठीक है, शांतनु ने समझा दिया है वो, और वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे है।
तो 2 मेथड हो गया इसको सॉल्व करने का, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि क्या एडवांटेज है इस वाले में। बाकी अब केवल और केवल हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। एससी वर्मा में कुछ क्वेश्चन जो है वो सर्कुलर मोशन से कनेक्ट करके दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 50 तुम लोग को बोला था करने के लिए, क्या मैंने नहीं बोला था? हाँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 51 किया है क्या क्लास में लास्ट टाइम? यस सर। यस सर। और 51 के बारे में, 50 के बारे में कुछ बोला था करने के लिए? नो सर। नहीं बोला था। राइट, ठीक है। चेन को टेबल से नीचे स्लिप करने पे कितना काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, इन सब के ऊपर भी वर्कआउट किया है। चेन को सेंटर ऑफ मास से लेना है, ठीक है। Yes, go through this question and solve it. पावर से रिलेटेड है, अभी डिस्कशन किया है मैंने। यस, कृष्णा खंडेलवाल, क्वेश्चन पढ़ा तुमने? यस, यू शुड रिस्पॉन्ड कृष्णा। नो रिस्पॉन्स। मानव, मानव, यस सर। यस, पढ़ा क्वेश्चन तुमने? यस सर। चलो क्या करेंगे, कुछ क्लिक हुआ? सर h इज इक्वल्स टू 10 मीटर, पावर इज इक्वल्स टू mgh by t,
which is equal mgh by T, t. Okay. which is equal to 0.5 Hmm. into 9.8 into 10 upon 1, which is equals to 49 watt. Okay. Horsepower is equals to P by 786. 746 746. चलेगा चलेगा, ठीक है। ओके, गुड। सो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, dm अपॉन dt दे रखा है, ठीक है ना, और वो दे रखा है 30 किलोग्राम पर मिनट। सो इसे आप कन्वर्ट करेंगे पर सेकेंड में, ठीक है ना। सो 30 किलोग्राम अपॉन 60 सेकेंड हो जाएगा, 1 मिनट को 60 सेकेंड। सो इट इज़ 1/2 किलोग्राम पर सेकेंड आएगा, ठीक है। नाउ द वाटर इज लिफ्टेड फ्रॉम द लेवल ऑफ 10 किलोग्राम बिलो द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से 10 मीटर नीचे था, ठीक है, एट द रेट ऑफ दिस। सो व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉर्स पावर दैट इज रिक्वायर्ड। देखो, जब वर्ड मिनिमम यूज कर रहा है, इसका मतलब बस केवल लिफ्ट करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट करने के लिए नहीं, है ना। बस पानी को बाहर निकाल देना है, उसमें फ्लो नहीं कंसीडर करना है, इसके वजह से वर्ड मिनिमम यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे बस पोटेंशियल एनर्जी का रेंज हमें लेना है। व्हाट वाज दैट फॉर्मूला? तो डी पी ई अपॉन डी टी इक्वल्स टू, अच्छा इसमें सारा का सारा वाटर इस ग्राउंड लेवल पे आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं छोड़ दे रहे हैं, इसलिए h/2 लेने का ज़रूरत है। तो ये निकला था रो ए जी एच इंटू यू। लंबा सा फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अभी इसमें रो ए यू जो अभी किसने, मानव ने बताया था, ये रो ए यू ही डी एम अपॉन डी टी है इंटू जी इंटू एच है, ठीक है। मानव ने ऐसे बोला था कि सर एम जी एच है अपॉन टी टाइम हो जाएगा, बाकी उसने सब्स्टिट्यूशन करना शुरू कर दिया था। यस इट इज़ राइट, समझने के ऊपर है हमारे। तो एक्चुअली हम डी एम अपॉन टी को ना डी एम अपॉन डी टी बोलते हैं, वो ज़्यादा बेटर होता है बोलने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट कंसेप्ट इज अगेन सेम, ठीक है। सो डी एम अपॉन डी टी के जगह आप रखोगे हाफ, जी के जगह रखोगे 10 और एच के जगह रखोगे 10, एंड सो हाउ मच इज दिस कमिंग, दिस इज कमिंग 50 वाट, ठीक है ना, 100 डिवाइडेड बाई 2। सो ये होना चाहिए इसका आंसर 24। ओके, एचपी में कन्वर्ट किया है 6.6 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। देख सर लेते हैं, आ रहा है। सर यस, सर वो चैत्रा का मैसेज आया, वो मीटिंग रूम में, मीटिंग रूम में। एक सेकेंड देखता हूँ। या या एचपी में कन्वर्ट करो ना, कितना आया था, 50 आया था ना। सो 50 डिवाइडेड बाई 746, 6.7, उधर 6.6 आया था ना, या इट्स ओके, ठीक है। तो 6.7 इंटू 10⁻⁻² आ रहा है, चलेगा ये आंसर। दिस इज 50 अपॉन 746, इट इज 6.7 इंटू 10⁻⁻² HP, ठीक है। और देखें क्वेश्चन नंबर 26।
अ फैक्ट्री डिजायर टू लिफ्ट, ऑलरेडी करा रखा है इसलिए कोई इशू ही नहीं है इसमें, ठीक है। अ फैक्ट्री डिजायर टू लिफ्ट 2000 किलोग्राम, मास पता है, डिस्टेंस पता है, ठीक है, 1 मिनट में उठाना है, ठीक है। व्हाट शुड बी द मिनिमम? सो वेलोसिटी पता लग गया ना, 12/60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो 1/5 मीटर पर सेकेंड से इस ब्लॉक को उठाना है, ठीक है। सो अ ब्लॉक इज देयर जिसके ऊपर वेट है 20,000 न्यूटन का, राइट। सो टेंशन भी मुझे चाहिए 20,000 न्यूटन का, और इसे ऊपर लिफ्ट करना है 1/5 मीटर पर सेकेंड से। सो पावर इज इक्वल्स टू सीधा सीधा फोर्स इंटू वेलोसिटी, सो इट इज़ 20,000 इंटू 1/5, सो दिस इज 40 वाट, 4,000 वाट, ठीक है। और इसे कन्वर्ट कर लें तो 746 5.36 HP चाहिए, ठीक है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये सब आप लोग कर लोगे, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को उठाते हैं। Yeah, see this question. There are two blocks, small m and capital M, और नीचे वाले पे फोर्स लगा रहे हैं हम लोग कैपिटल F, ठीक है। द सिस्टम रेस्ट ऑन द हॉरिजेंटल सरफेस, अ कांस्टेंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द लोअर ब्लॉक टू प्रोड्यूस अ एक्सेलरेशन ऑफ, देखो इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, ठीक है, इन द सिस्टम when the two blocks always move together, यहाँ ये दे रखा है कि दोनों ही ब्लॉक एक साथ मूव कर रहा है, सही बात है। find the coefficient of kinetic friction, find the coefficient of kinetic friction between the bigger block and the horizontal surface, ठीक है। find the frictional force acting on the smaller block, find the work done by the force of friction on the smaller block by the bigger block during the displacement of D of the system। तो D of the system का मतलब कि सिस्टम यहाँ से चल करके यहाँ आ गया है, ऐसे, ये हो गया इसका D डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो बताओ find the coefficient of kinetic friction between the bigger block and a horizontal surface। पीछे लग रहा है म्यू इंटू एन, और अंदर में ऊपर वाले पे आगे लग रहा है F2 और नीचे पीछे वाले पे लग रहा है दिस। क्या करें, एनी आइडिया? अगर क्वेश्चन एक्सप्लेन है तो। Sir, the coefficient of kinetic friction is F/2G m plus m. सर m+m स्क्वायर g होगा। नहीं करेंगे क्या ये तो बताओ, तुम तो फाइनल रिजल्ट बता रहे हो, क्या करके ये रिजल्ट आएगा? Sir, now for equation of force along its surface, m minus mu n is equals to in the bracket small m plus capital M into A. What about A? A is equals to F/2 ओके, bracket m plus m. राइट राइट, चलेगा। तो एज अ होल सिस्टम ले लेंगे इसे, क्योंकि दोनों एक साथ चल रहा है ऐसा बोल रखा है क्वेश्चन में, दे ऑलवेज मूव टुगेदर।
सो टोटल सिस्टम हो गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m। इस पे राइट साइड फोर्स लग रहा है F और लेफ्ट साइड में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है म्यू इंटू n, एंड देयरफॉर इक्वेशन विल बी F माइनस म्यू इंटू n इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू a। व्हाट अबाउट n? n कितना लिखने वाले हैं? फ्लो M सरफेस plus पे n होगा, सो इट विल बी कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू g, ठीक है, इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू f के जगह पे ऊपर क्वेश्चन में दे रखा था f अपॉन 2 टाइम्स दिस, है ना। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, f बाई 2 रह गया, सो म्यू इंटू एम जी, म्यू इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू g इक्वल्स टू f माइनस f अपॉन 2, so it will be f upon 2, mu will be equals to f upon 2 into g, ये आएगा। Second part of the question, B part of the question is the friction force acting on the smaller block. So obviously F2 equals to mass into acceleration होगा, so सीधा सीधा ऑलरेडी एक्सेलरेशन दे रखा है, so m into f upon 2 times m into f, this is done। B part। C part कहता है कि छोटे वाले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट अगर d है देन व्हाट इज द वर्क डन। सो वर्क डन के लिए F2 ही वर्क कर रहा है, तो सीधा सीधा वर्क डन इक्वल्स टू F2 इंटू डी, दैट्स इट। m कैपिटल M f इंटू डी, ये होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, यस इट इज, ठीक है। सो नाउ आई विल पुट दिस एज एन असाइनमेंट। जितना क्वेश्चंस करा दिया मैंने करा दिया है, आप सर्कुलर मोशन का जो भी क्वेश्चन होगा उसे छोड़ करके बाकी जो क्वेश्चन है वो तुम्हें करना है। सो मोस्टली अप टू क्वेश्चन नंबर 51 तक, तो 51 करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 50 तक करना है हमें इसमें से, ठीक है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वगैरह पे डिस्कशन किया है एंड ऑल। बाकी अभी जो मैंने क्वेश्चंस लिया है एज एन एग्जांपल, आपने देखा है कि क्या लेवल है, ठीक है। Take this question. Yeah, first you understand this question. U वर्सेस X ग्राफ को कैसे रीड करना है ये सब बता रखा है। स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वगैरह डिसाइड करने को बताया हुआ है हम लोगों ने, है ना। सो द क्वेश्चन से द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ X ऑन X कोऑर्डिनेट इन द रीजन, it has been assumed that the potential energy depends only on X. For all other values of X, U is 0. मतलब सर ये किया था। सर ये किया था क्वेश्चन, कर लिया है, ओके। हाँ सर, हाँ सर। फाइन, चलो फिर ठीक है। फिर अब आपको ही करना है, मुझे जितना करना था कर लिया। तो मैं ये कह रहा हूँ
NLM 6 के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, तो मैंने पिछले बैच में डिस्कस किया है, आई कैन पुट दोज थिंग्स। अगर फिर भी ज़रूरत है तो नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अब अगला चैप्टर अभी नहीं शुरू करेंगे। तो सैटरडे वी हैव वन मोर लेक्चर, तो मैं वो पेपर को डिस्कस कर लूँगा, या फिर जनरल जो भी डाउट्स है शुरू से लेके अंत तक वो मैं डिस्कस करूँगा। आप लोग अपने डाउट्स को सामने रखोगे, ठीक है। एंड उस क्वेश्चन के बारे में कि मैंने लास्ट बैच में डिस्कस किया, उसका रिकॉर्डिंग है, तो मैं अपलोड करूँ तो आप लोग देख लोगे, इनकेस जिसमें ज़रूरत है तुम्हें, जैसे कल एक सेकेंड, हाँ। फिफ्टीन न्यूटन है। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? दिस इज हाउ इट इज कम होगा, ठीक है ना। देख लो ये सब पेपर्स, ये सब उसी पेपर से जो मैंने दिया था तुम लोगों को। ऑफ टाइम ए का और ग्राउंड का, ठीक है। इसको एक डेटा लेकर के तुम सोच सकते हो। तो मुझे ये जानना है कि फ्रिक्शन फोर्स 20 लेंगे कि 18 लेंगे। सारा फोर्स ले ले। तो ये पेपर, ये वाला वीडियो मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग देख लेना इसको, हाँ। जो मेन क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिया है इसमें। ओके देन, कैन आई क्लोज दिस सेशन नाउ? कोई और क्वेश्चन नहीं है किसी का? तो सर 11:30 ठीक हो आपका लेक्चर है क्या? लेक्चर है फिर से रिपीट करो, हमारे बैच में। क्या बोल रहे हो? 11:30 को आपका लेक्चर है।